तो आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा एक टॉपिक है हमारे पास, कौन सा, माइटोसिस। समझ गए? यस। इसके पहले पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे सेल साइकिल। सेल साइकिल को हम लोग दो हिस्से में बांटे थे, एक था इंटरफेज और दूसरा था कौन सा, माइटोटिक फेज। इंटरफेज जो होता है ये मोस्ट एक्टिव फेज होता है फ्रॉम द केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, और माइटोटिक फेज जो होता है मोस्ट एक्टिव फेज होता है फ्रॉम द साइटोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। यानी माइटोसिस में आप देख पाएंगे माइक्रोस्कोप पे कि सेल के अंदर क्या क्या चेंजिंग आ रहा है और कैसे एक सेल से दो सेल का निर्माण हो जा रहा है। समझ गए? माइटोसिस एक तरीके का डिवीजन है जिसमें कोई भी सेल अपनी संख्या एक से कितना कर लेता है, दो। यानी आप लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, आप यही पढ़िएगा कि कोई एक सेल है, ठीक है। सेल का मतलब समझते हैं कोशिका, उसका ये क्या है, न्यूक्लियस है। और एक सेल, जब कोई सेल नया बनता है तो उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। धीरे धीरे वो न्यूट्रिशन लेगा, न्यूट्रिशन लेने से उसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसका साइज थोड़ा सा क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। अब जब बड़ा होगा इसका साइज, तो न्यूक्लियस का कंट्रोल पूरे सेल पे नहीं रहेगा। तो नहीं रहेगा तो डिवीजन होगा। समझ गए? तो डिवीजन में क्या होगा, ये जो सेल है ये डिवाइड करेगा। सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा, एक जो न्यूक्लियस है वो कितना न्यूक्लियस इसके अंदर बन जाएगा, दो न्यूक्लियस बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि जब दो न्यूक्लियस बन जाएगा तो मिलने के बाद बीच से एक न्यूक्लियस इधर है, दूसरा न्यूक्लियस इधर है, फिर बीच में एक बाउंड्री आ जाएगा। तो बीच में जो बाउंड्री आ गया तो एक सेल से कितने सेल बन गए, यहाँ दो सेल बन गए। समझ गए? तो जो नए सेल बनेंगे उसको बोलेंगे हम डॉटर सेल। तो आप देखिए यहाँ एक सेल से, कोई एक सेल से यदि कितना सेल बन जाता है, दो सेल, तो ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस है वो कहलाएगा आपको क्या, माइटोसिस। यानी माइटोसिस में कोई एक सेल है, एक सेल से कितना सेल बनता है, दो सेल बन जाता है। तो ऐसे ही तो बनेगा नहीं, डिवाइड होगा। तो इसमें से क्या क्या हुआ, ये छोटा साइज था तो ये प्रिपरेशन किया, कुछ न्यूट्रिएंट्स को लिया, तो ये जो इसका साइज बड़ा हुआ तो वो सब कहलाता है इंटरफेज, जो कि पिछले क्लास में बात कर चुके हैं। आ जाओ। दूसरा, यहाँ आप क्या देख रहे हैं, बढ़िया से यहाँ आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस डिवाइडेबल, ये केंद्रक है ना। एक सेल से एक न्यूक्लियस से कितना न्यूक्लियस बन गया, दो। तो नए न्यूक्लियस बनने के प्रोसेस को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या कहलाता है? यानी माइटोसिस में सबसे पहले कौन सा घटना घटेगा, कैरियोकाइनेसिस। कब? जब इंटरफेज से गुजर गया कोई सेल होगा तब ये हो गया कैरियोकाइनेसिस। फिर इसके साइटोप्लाज्म का बंटवारा होगा। इसमें जो लिक्विड भरा रहता है इसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म जब दो अलग अलग हो गया बीच में, या तो प्लांट सेल होगा तो सेल प्लेट बनेगा, एनिमल सेल होगा तो सेल का कंस्ट्रक्शन होगा। यानी हर हाल में साइटोप्लाज्म का बंटवारा हो जाएगा। इस न्यूक्लियस के हिस्से इतना बड़ा, इस न्यूक्लियस के हिस्से इतना बड़ा, तो फाइनली कितना सेल बन गया, दो। तो जब साइटोप्लाज्म अलग अलग हो जाए तब इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। तो सेल डिवीजन हो गया दो तरीके का। पहला हो गया कौन सा, कैरियोकाइनेसिस। दूसरा हो जाएगा कौन सा, साइटोकाइनेसिस। तो जो माइटोसिस है या मियोसिस जो हम लोग बोलते हैं वो किसका पार्ट होता है, कैरियोकाइनेसिस का। तो कैरियोकाइनेसिस कितने तरीके का, दो तरीके का, माइटोसिस एंड मियोसिस। यहां तक समझ चुके हैं। ये कैसे कैसे न्यूक्लियस डिवाइड होगा, जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे देखेंगे या कोई भी माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा।
तो जब जैसे कोई कैसे दिखाई देगा, तुमको खुद पता है कि कब तुम बच्चा थे, कब धीरे धीरे बड़ा हो गए, कब इतना बड़ा हो गए, पता चलता है? खुद को नहीं पता चलता है। तो पता किस पर चलता है? कोई दूसरा व्यक्ति वो डेली देखा तो नहीं, आज देखा है, 6 महीना के बाद कोई तुमको देखेगा तो कहेगा अरे इतना बड़ा हो गया, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? ठीक उसी तरीके से एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस धीरे 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 कर करके क्या होता है? बन जाता है। तो बन जाता है तो कुछ कुछ स्टेज को हम लोग बांट के रखते हैं। इतना से इतना टाइम वाले को हम कहेंगे प्रोग्रेस, जैसे कहते हैं ना कि इतना से इतना जीवन को हम कहेंगे बचपन, फिर कहेंगे जवानी, फिर कहेंगे बुढ़ापा। तो इसका भी स्टेज होगा। इसको हम बांटेंगे कितने स्टेज में? 4 स्टेज में। यहाँ से यहाँ तक के जाने में, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस के बनने में पहला स्टेज इसका हो जाएगा प्रोफेज, दूसरा हो जाएगा कौन सा? मेटाफेज, मेटाफेज, तीसरा हो जाएगा आपका कौन सा? एनाफेज, एनाफेज, और लास्ट जो होगा वो कहलाएगा टेलोफेज। क्या कहलाएगा? टेलोफेज। समझ गए आप लोग? जैसे हम लोग कहते हैं ना बचपन, जवानी, बुढ़ापा, तो यहां से कहां से कह रहे हैं? जब ये इंटरफेज से एक न्यूक्लियस से कितना न्यूक्लियस बन रहा है? 2। तो इसको बांटा गया है कितने फेज में? 4 फेज में। सबसे शुरुआती को कहेंगे हम क्या? प्रोफेज, बीच वाले को कहेंगे मेटाफेज। यहाँ सेपरेशन होता दिखेगा तो ये कहलाएगा एनाफेज, और ये इंड हो जाएगा तो ये कहलाएगा आपका कौन सा? टेलोफेज। सब लोग अच्छे से समझ रहे हैं इसको? आ जाओ। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और कौन सा? टेलोफेज। अब बारी बारी से इस पे हम स्टडी करेंगे। पहला करेंगे किसके बारे में? प्रोफेज के बारे में। दूसरा करेंगे हम कौन सा? मेटाफेज, ठीक है। फिर तीसरा एनाफेज, और फिर 4th पॉइंट पे हो जाएगा कौन सा? टेलोफेज। तो चलिए इसको हम, आप लोग समझ गए। ये केवल समझाने के लिए बताए थे कि आप पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले बात करेंगे किससे? प्रोफेज की, ठीक है। नोट नहीं करना इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले क्लास में हम क्या कर चुके थे? ऑलरेडी बता चुके हैं, और पीछे वाला क्लास का ऑलरेडी वीडियो तुम लोग को डाला हुआ है, जाके तो देख लेना तो पता चल जाएगा। आज हम बात करेंगे कौन सा? पहला है प्रोफेज। देखिए फर्स्ट पे बात कर रहे हैं जिसका नाम है क्या? प्रोफेज। इन सबों को भी रेस्ट में रखते हैं। अब आपको सबसे पहले याद रखना होगा कि जब कोई इंटरफेज में कोई सेल है तो उसके न्यूक्लियस में क्या क्या दिखता है। समझ गए? तो जैसे देखिए प्रोफेज में एक्चुअली न्यूक्लियस डिवाइड होता है। मान लो कि कोई प्लांट सेल है, मान लेते हैं कि कोई ये क्या है? प्लांट सेल है। तो प्लांट सेल का बाहरी बाउंड्री को हम क्या कहेंगे? सेल वॉल, ठीक है। सेल में हम यहाँ वही फोकस करेंगे जिसकी हमें जरूरत है, जिसकी जरूरत नहीं है उस पर हम फोकस करने वाले। जैसे इसके नीचे होता है सेल मेम्ब्रेन, जरूरत ही नहीं है तो उसे हम बनाएंगे नहीं, छोड़ देते हैं। अब आ जाइए इसका न्यूक्लियस। जूम हम कर रहे हैं किस पर? एक्चुअली फोकस कर रहे हैं इसके न्यूक्लियस पे। क्यों कर रहे हैं न्यूक्लियस पर फोकस? क्योंकि एक से कितना बनना है? 2 न्यूक्लियस का बनना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ ये न्यूक्लियस जो होता है किसी भी इंटरफेज के सेल का, वो होता है डबल मेम्ब्रेनस। कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेनस। ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये कौन सा है? इनर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस का। और इसमें छोटा छोटा आप देखे होंगे ओपनिंग होगा, तो ये कहलाएगा न्यूक्लियर कोर। क्या कहलाएगा? न्यूक्लियर कोर कहलाएगा। बाहर जो केमिकल भरा रहता है इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल भरा पड़ा होता है तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको ऐसा पूरा जाल जैसा दिखेगा,
ये एक्चुअली होता है डीकंडेंस्ड फॉर्म ऑफ द क्रोमोजोम, डीकंडेंस्ड फॉर्म ऑफ द क्रोमोजोम। इसको समझिए पहले। क्रोमोजोम हमारे शरीर में कितना होता है, ह्यूमन बॉडी में कितना होता है 23 पेयर। कितना होता है 23। तो 23 पेयर को लेकर के हम नहीं चलेंगे। यहाँ क्रोमोजोम मान लेते हैं, यहाँ डिप्लॉइड से है। डिप्लॉइड कब कहेंगे, जब क्रोमोजोम जोड़े में हो। तो जोड़े में कब, जब एक क्रोमोजोम आया हो कहाँ से, मदर से, और एक क्रोमोजोम आया हो कहाँ से, फादर से। तो जब कोई क्रोमोजोम जोड़े में हो तो वैसे कंडीशन वाले सेल को हम कहते हैं 2n यानी डिप्लॉइड, जिसमें क्रोमोजोम पेयर्स के फॉर्म में हो। यहाँ क्रोमोजोम हम ले रहे हैं केवल 4। क्यों 4 ले रहे हैं, ताकि स्टडी करना आसान हो जाए। क्लियर है। आगे सोचिए, इसे बोलेंगे हम क्रोमैटिक रेटिकुलम। इसको क्या बोलते हैं, क्रोमैटिक रेटिकुलम। इसे बोलते हैं क्रोमैटिक रेटिकुलम बोलते हैं, कूलर नहीं, रेटिकुलम। ठीक है। क्रोमैटिक रेटिकुलम ये बना होता है डीएनए का और प्लस हिस्टोन प्रोटीन का। किस चीज का बना होता है, डीएनए का और हिस्टोन प्रोटीन का। ये क्रोमोजोम से बना होता है। आप लोगों ने क्रोमोजोम देखा होगा कि मान लो कि क्रोमोजोम का बीच वाला जो एरिया होता है ये कहलाता है सेंट्रोमियर। क्या कहलाता है ये कहलाता है आपको सेंट्रोमियर कहलाता है। समझ गए। और ये ऐसे, ये मान लो कि क्रोमैटिड्स है। ये क्या है जी सर, मीटिंग उस साइड ऊपर, नहीं वो उस बिल्डिंग में। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये कहलाएगा क्रोमैटिड। ये क्या कहलाएगा, क्रोमैटिड। क्या कहलाएगा, क्रोमैटिड। ये है सेंट्रोमियर। इसी के पास एक जगह होता है जिसका नाम है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर, समझ गए। ये क्रोमोजोम का टिपिकल स्ट्रक्चर है, नॉट एग्जैक्ट स्ट्रक्चर। हमें जरूरत है इसकी स्टडी का, तो इतना याद रखना कि ये कोई क्रोमोजोम है, समझ गए, जिसमें जो लंबा लंबा ऐसे थ्रेड नहीं है ना, ये कहलाएगा क्या, क्रोमैटिड। ठीक है। और बीच वाला जो है ये कहलाएगा सेंट्रोमियर। और इसमें जहां एक स्पेशल जगह होता है जहां स्पिंडल फाइबर जाके अटैच होगा वो कहलाएगा काइनेटोकोर। क्लियर है। क्या कहलाएगा, ये स्ट्रक्चर है क्रोमोजोम का। अब देखो इस फॉर्म में कब चला जाएगा, कभी कभी जैसे मान लो कि स्वेटर देखियो ना, स्वेटर जब बुना हुआ रहता है तब तो छोटा साइज में रहता है, और उसके थ्रेड्स को तुम निकालो पूरा, तो निकालने में कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना, और उलझ गया तो जाल जैसा दिखेगा। ठीक उसी तरीके से ये जब क्रोमोजोम है ये डीकंडेंस्ड हो गया, मतलब फैल गया तो कैसा दिखेगा, इस रूप में दिखेगा, जालनुमा दिखेगा। और ऐसा ऐसा कितना क्रोमोजोम यहाँ फैला पड़ा है, 4। कितना फैला पड़ा है, 4। हम अपने यहाँ 4 लिए हैं एग्जाम्पल में ताकि आसान तरीके से इसे समझ सके। तो ये क्रोमैटिक रेटिकुलम है, एंड क्रोमैटिक रेटिकुलम इज द डीकंडेंस्ड फॉर्म ऑफ द क्रोमोजोम। ठीक है। और क्या होता है, इसमें होता है न्यूक्लियोलस। क्या होता है सॉलिड बॉडी, न्यूक्लियोलस। ये बना होता है डीएनए का, आरएनए का और प्रोटीन का, और इसके चारों तरफ कोई बाउंड्री वगैरह नहीं होता है। तो ये जो आप देखें ये हो गया इंटरफेज। कौन सा फेज है, इंटरफेज में न्यूक्लियस आपको इस रूप में दिखेगा। इंटरफेज में न्यूक्लियस किस रूप में दिखता है, इस तरीके का दिखता है। इंटरफेज के बाद कौन सा फेज सबसे पहला स्टार्ट होगा, प्रोफेज। तो प्रोफेज में क्या क्या चेंजिंग आएगा ये समझिए। प्रोफेज में होगा क्या कि जितना क्रोमैटिक रेटिकुलम है डिसअपियर हो जाएगा। तो अपीयर कौन, डिसअपियर मतलब गायब हो जाएगा। इसके जगह पे इस तरीके से कितना क्रोमोजोम आ जाएगा, 4 क्रोमोजोम्स आ जाएगा। कितना क्रोमोजोम्स, 4 क्रोमोजोम्स, जिसमें 2 आएगा मदर के साइड से है और 2 है फादर के साइड से। क्लियर है। यानी प्रोफेज में होगा क्रोमैटिक रेटिकुलम डिसअपियर, गायब हो जाएगा, और इसके जगह अपीयर कौन हो जाएगा, क्रोमोजोम्स। दूसरा, इसका न्यूक्लियोलस भी क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा।
और साथ साथ इसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये भी गायब हो जाएगा। समझ गए? तो जब गायब हो जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म आपस में क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। कौन कौन? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म आपस में क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के फलस्वरूप क्या होगा? यहाँ एक थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा जिसे हम बोलेंगे ट्यूबुलिन थ्रेड्स। तो सबसे पहले इंटरफेज का इतना डायग्राम आप बना लीजिए, तब इसमें हम बदलाव कर देंगे कि कौन कौन चीज बदलाव हो जाएगा जो प्रोफेज कहलाएगा, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। तो देखिए यहाँ इन सबों का वेम हटा देते हैं। ठीक है। प्रोफेज में क्या क्या बदलाव आ रहा है उस पर हम लोग बात करते चले जाते हैं। ठीक है। ध्यान से देखिएगा सब लोग। यहाँ देखो, सबसे पहली बात, ये तो इंटरफेज में भी है, ये पूरा का पूरा अभी सेल किस चीज में है? ये कन्वर्ट करने जा रहा है किस चीज में? प्रोफेज में। तो प्रोफेज में कन्वर्ट करने के समय इसका जो क्रोमैटिक रेटिकुलम है वो क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। तो क्रोमैटिक रेटिकुलम को क्या कर दिए? हटा दिए। समझ गए? अब इसके जगह पे आ जाएगा कौन? डबल स्ट्रैंडेड। कितने क्रोमोसोम्स आ जाएगा? 4। ये एक हो गया, ये हो जाएगा कौन सा? दूसरा। और ये कौन सा? तीसरा। और ये आ जाएगा कौन सा? चौथा। फोर्थ नंबर। तो क्रोमोसोम्स, क्रोमैटिक रेटिकुलम डिसअपियर एंड अपीयरेंस ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। क्लियर? ये जो आप देख रहे हैं न्यूक्लियस, ये भी क्या हो जाएगा? डिफ्यूज हो जाएगा, यानी घुल गया, यानी डीएनए आरएनए सब कुछ घुल गया। साथ साथ क्या होगा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये क्या हो जाएगा आपका? धीरे धीरे कर करके ये भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गया? डिसअपियर हो जाएगा। देख रहे हैं कि क्या क्या चेंजिंग आ रहा है? तो ये सब जब चेंजिंग आएगा तो आपको दिखेगा ना माइक्रोस्कोप से कि गायब हो गया। तो आप फाइनली यहाँ क्या देख रहे हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म जो इसके अंदर था और साइटोप्लाज्म दोनों मिलकर के क्या हो गया? एक। अब कहेगा कि हम साथ साथ हैं, सब मिक्स हो गया। समझ गए? अब मिक्स होने के साथ अब हुआ क्या? आ जाओ। मिक्स होने के साथ हुआ क्या? यहाँ देखिए ध्यान से, बीच बीच में इस तरीके का एक थ्रेड लाइक अपीयरेंस होना क्या हो गया? शुरू। इसको बोलेंगे ट्यूबुलिन थ्रेड्स। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? ट्यूबुलिन थ्रेड्स। और ये बना होता है किस चीज का? ट्यूबुलिन प्रोटीन का। कई बार सवाल पूछा जा चुका है कि ट्यूबुलिन थ्रेड्स बना हुआ था किस चीज से? तो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है। और ये तो स्ट्रक्चर था एक सिंपल क्रोमोसोम्स का। क्लियर है? प्रोफेज में क्या क्या बदलाव हुआ पूरा याद रखिएगा। क्रोमैटिक रेटिकुलम डिसअपियर हो गया, उसके जगह पर अपीयर हुआ कौन सा? कौन आ गया? डबल स्ट्रैंडेड थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स आ गया। न्यूक्लियोलस क्या हो जाएगा? डिसअपियर एंड डिफ्यूज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर एंड मिक्सिंग ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड द साइटोप्लाज्म। और फाइनली क्या हुआ? मिक्सिंग के वजह से ट्यूबुलिन थ्रेड्स क्या हो गया? अपीयर हो गया। तो इतना चेंजिंग जो ये जो डायग्राम है, अब ये आपको जो इतना चीज आपके माइक्रोस्कोप पे यदि दिखा तो ये हो जाएगा कौन सा? प्रोफेज। तो प्रोफेज में इन सब चीजों को आप क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। यहाँ 4 पॉइंट हम लिख देते हैं कि प्रोफेज में आपने क्या क्या देखा। तो पहला पॉइंट आपने देखा कि दिस अपीयरेंस ऑफ what? Chromatic reticulum and appearance of thin thread like double stranded chromosomes
स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम्स। और यहां हम लोग लेकर के चले हैं कितना 4, और हम लोग अपना लेकर के चलते तो यहाँ कितना बनाना पड़ता 46, यानी 23 पेयर। कितना 23 पेयर। दूसरा क्या हो जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा। डिसअपियर का मतलब क्या हो गया गायब हो गया, समझ गए। थर्ड में क्या हो गया मिक्सिंग ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड द साइटोप्लाज्म, यानी मिक्सिंग ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। और फाइनली क्या होगा डी में 3 थ्रेड टाइप या अपीयरेंस ऑफ ट्यूबुलिन थ्रेड्स। एक लाइन में लिखना हो अपीयरेंस ऑफ ट्यूबुलिन थ्रेड, जो कि मदद करेगा क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने में। ये पूरा पॉइंट हो गया आपका कौन सा प्रोफेज का। अब बात करेंगे किस चीज पे मेटाफेज पे।